बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ये थीरीज़ का जो सीरीज़ है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू हिस्टोरिसिज्म। आज हम न्यू हिस्टोरिसिज्म को थॉरोली डिस्कस करेंगे, इसके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म को लेके तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिस्कस करेंगे, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे, किसने इसको इन्वेंट किया उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है न्यू हिस्टोरिसिज्म का उसको देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे ओल्ड एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म के दरमियान। लास्ट में हम फीचर्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म को समझने से पहले आपको थोड़ा सा न्यू क्रिटिसिज्म को जानना है, ठीक है। हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, उसके बाद फिर हम न्यू हिस्टोरिसिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म के आने से पहले एक थ्योरी चलती थी जिसको न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता था। न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहती थी? न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वर्क के टेक्स्ट को पढ़ो। यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म कहती थी कि आप जस्ट उस वर्क का टेक्स्ट पढ़ें, क्योंकि टेक्स्ट ही सब मीनिंग देता है। टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको उस वर्क के बारे में तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, उसके मीनिंग मिल जाते हैं, उसका जो लिखने का एक मकसद होता है राइटर का वो आपको पता चल जाता है। यानी कि वो टेक्स्ट को ही सब कुछ समझते थे, टेक्स्ट को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, ठीक है। कहते थे कि टेक्स्ट ही सब कुछ है। में कहा जाता था कि टेक्स्ट के वर्क वो जो वर्क है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ऑथर बायोग्राफी यानी कि जो भी उसका बैकग्राउंड है उसको ना पढ़ो, ठीक है। यानी कि उसका सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको ना पढ़ो, यानी कि जस्ट टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो थे वो टेक्स्ट को ऊपर समझते थे और टेक्स्ट को ही वैल्यू देते थे, टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। उसके बाद आए न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? न्यू हिस्टोरिसिज्म एक मूवमेंट है। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है इसको फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये एक मूवमेंट है जो कि 1980s में शुरू हुई थी। इनके अकॉर्डिंग किसी भी वर्क के थीम्स को या फिर मीनिंग को सिर्फ टेक्स्ट से नहीं निकाला जा सकता। ये प्रोडक्शन है ऑथर के माइंड की, ऑथर के टाइम की और कल्चरल सिचुएशन की, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म के मुताबिक लिटरेरी टेक्स्ट और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में कल्चर के साथ एक रिलेशन कायम होता है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो हैं वो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म जो है उससे डिफरेंट ख्यालात रखते हैं। न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो हैं वो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। न्यू हिस्टोरिसिस्ट रिजेक्ट करती है ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को कि ओल्ड हिस्टोरिसिज्म की इस तरह लिटरेचर को मार्जिनलाइज करती। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि लिटरेचर को ऐसे आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। यानी कि अगर कोई भी वर्क, कोई भी बुक, कोई भी रिटन लिटरेरी वर्क हम पढ़ते हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना, उसका कल्चरल बैकग्राउंड पढ़ना, उसके ऑथर की बायोग्राफी को पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी वर्क जिस टाइम पीरियड में लिखा गया उस टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उस टाइम पीरियड में क्या हालात थे, किस तरह की सिचुएशन थी, ऑथर किस चीज़ से मुतासिर हुआ, किस चीज़ ने उसके माइंड को इन्फ्लुएंस किया, वो तमाम चीज़ें रीड करना ज़रूरी है। यानी कि टेक्स्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, टेक्स्ट को आइसोलेशन में समझना मुश्किल है, ठीक है। दीज क्रिटिक्स डोंट हाउएवर बिलीव पीपल कैन लुक एट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिवली। हिस्टोरिसिज्म जो थी इसका ये मानना था कि लोग जो हैं वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ को नहीं लिख सकते, ना ही उसको पढ़ सकते हैं। दे बिलीव दैट पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशियो पोलिटिकल वन। वो कहते थे कि जो भी राइटर अगर किसी वर्क को लिख रहा है या फिर कोई रीडर उसको उस वर्क को पढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम सोशियो पॉलिटिकल भी कह सकते हैं। यानी कि जिनमें सबसे नंबर 1 है सोशियो पॉलिटिकल। एज सच द इंटरप्रिटेशंस ऑफ लिटरेचर आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द रीड। अगर हम लिटरेचर को इंटरप्रेट कर रहे हैं तब भी उस लिटरेचर का बैकग्राउंड, उसका सोशल
पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो मानी रखते हैं, और अगर उस वर्क को लिखा जा रहा है फिर भी जो है उस टाइम पीरियड के जो कल्चरल सिचुएशन होती है, जो उस टाइम पीरियड का हालात होते हैं, जो चल रहा होता है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो कल्चरल सिचुएशन होती है, जो रिलीजियस सिचुएशन होती है, तमाम चीज़ें जो है वो एक ऑथर के माइंड में होती हैं और वही चीज़ें ऑथर के वर्क को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है इनका कहना है कि किसी भी वर्क को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि उसके बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना ज़रूरी है। आई होप आपको यहाँ तक न्यू हिस्टोरिसिज्म की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं कि इस टर्म को, न्यू हिस्टोरिसिज्म को इन्वेंट किसने किया था। स्टीफन ग्रीनब्लेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जिनको क्रेडिट जाता है इस टर्म को लॉन्च करने का। उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसांस में न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म को यूज़ किया था। उन्होंने कब इस टर्म को यूज़ किया था? 1982 के अंदर, यानी कि 1982 में उन्होंने सबसे पहले इस टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म को अपने वर्क के अंदर यूज़ किया। तो इसीलिए आपको ये नाम याद रखना ज़रूरी है। जब भी न्यू हिस्टोरिसिज्म के फाउंडर की बात आती है तो स्टीफन ग्रीनब्लेट का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म इज दैट इन लिटरेरी स्टडीज द एक्चुअल थॉट्स, फीलिंग्स और इंटेंशंस ऑफ अ राइटर कैन नेवर बी कवर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड। यानी कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में, इसका न्यू हिस्टोरिसिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लिटरेरी स्टडीज़ में एक्चुअल जो थॉट्स हैं ऑथर के, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो ऑथर की इंटेंशंस हैं, उनको कवर नहीं किया जा सकता या फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। सो द रियल लिविंग इंडिविजुअल इज़ नाउ इंटायरली सप्रेस्ड बाय द लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि लिटरेरी टेक्स्ट से जो एक लिविंग इंडिविजुअल है वो टोटली सप्रेस्ड है। द वर्ल्ड ऑफ द पास्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द पास्ट। यहाँ पे आप इस लाइन को समझें कि जो पास्ट की दुनिया है उनको पास्ट के लफ्ज़ों से रिप्लेस किया गया है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्सेप्ट डेरिडाज व्यू, नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि इस चीज़ को न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर एक्सेप्ट किया गया है कि डेरिडा का जो व्यू था कि टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में जो हो रहा है, जो रिस्पॉन्स है, जो बात हो रही है, जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो किस चीज़ के रिस्पॉन्स में फोकस किया जा रहा है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म क्या है? ओल्ड हिस्टोरिसिज्म आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म, इसको ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म भी कहा जाता है। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का फोकस हिस्टोरिकल इवेंट्स पर फोकस करना था, ठीक है, और फोकस करती है कि टेक्स्ट को किसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ पढ़ा जाए। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म का मकसद था कि टेक्स्ट को, लिटरेचर को, आर्ट को, कल्चर को उसके पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में जाके समझा जाए जिस पीरियड में वो लिखा गया। ये अप्रोच जो है ये लिटरेचर की लीनियर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है। स्टूडेंट्स अभी हम समझ लेते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म को। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? जैसा कि मैंने पहले बात की कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो है उनका कहना है कि लिटरेचर को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, यानी कि कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, ऑथर्स बियोग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि जिस टाइम पीरियड में वो वर्क लिखा जाता है उस टाइम पीरियड को जानना ज़रूरी है, यानी कि टोटली आइसोलेट होकर इसको नहीं पढ़ सकते। और ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को किस तरह से ये रिस्पॉन्स करती है? न्यू हिस्टोरिसिज्म ओल्ड हिस्टोरिसिज्म के रिस्पॉन्स में इमर्ज हुई। न्यू हिस्टोरिसिज्म हिस्टोरिकल इवेंट्स को जस्ट इवेंट्स नहीं समझती, बल्कि उन वेज पर फोकस करती है जिन वेज में वो इंटरप्रेट किए जाते हैं। हिस्टोरिसिज्म जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स को सिर्फ फैक्ट्स नहीं समझते जिनको डॉक्यूमेंट किया जाए, बल्कि उनको टेक्स्ट कहा है कि उसको रीड किया जाए ताकि इंसानी कल्चर डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसा था उसको समझा जा सके। न्यू हिस्टोरिसिज्म का पर्पज़ ये था कि टेक्स्ट को उनके मौजू और वक्त के माहौल के साथ जोड़ना और ये समझाने की कोशिश करना कि लिटरेचर को उससे क्या इन्फ्लुएंस मिलता है, सोसाइटी से, पावर डायनेमिक्स से उसको क्या इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, इस अप्रोच में टेक्स्ट को सिर्फ पीस ऑफ आर्ट नहीं कहा गया, बल्कि इसकी स्टडी, इसकी प्रोडक्शन और रिसेप्शन के साथ होती है। ठीक है, ताकि हम इसके डीपर मीनिंग को समझ सकें और इस वक्त का तकाजा क्या था हम उस चीज़ को समझ सकें। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लें तो हम शेक्सपियर का वर्क मैकबेथ जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सियासी पावर और माशरती जो तब्दीलियाँ होती हैं उनका काफ़ी गहरा असर होता है। मैकबेथ जो है
अपनी ताकत और सियासत के लिए इवन वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ को चेंज कर लेता है, अपना ओरिजिनल खो देता है सिर्फ ताकत के लिए और सियासत के लिए। सिज्म को डिस्कस करते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ न्यू स्टोरिसिज्म। फर्स्ट फीचर है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस का मतलब होता है ऑल हिस्टोरिकल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, यानी कि तमाम हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए। कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस में ये फोकस किया जाता है कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है, यानी कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है, ताकि हम उस वर्क के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, उस वर्क की इम्पोर्टेंस को जान सकें। नेक्स्ट हमारा फीचर है हिस्ट्री इज़ सेंट्रल। हिस्ट्री को सेंट्रल कहा गया, यानी कि कोई भी वर्क अगर हम पढ़ते हैं तो उस वर्क की जो हिस्ट्री है वो सेंट्रल एक चीज़ है, ठीक है। न्यू स्टोरिसिज्म व्यूज हिस्ट्री एज हैविंग अ डायरेक्ट एंड अनडिनाइबल इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में हिस्ट्री जो है वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है और अनडिनाइबल इम्पैक्ट रखती है। हम इस चीज़ को जुटला नहीं सकते। कोई भी वर्क है, राइटर जब उसको लिखता है तो उसका जो माइंड है, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसका वो जो सिचुएशन होती है, उसका वहाँ का माहौल जो होता है जिसमें वो रह के कोई भी काम लिखता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके वर्क के ऊपर। डेफिनेटली वो वही लिखेगा जो उसको वहाँ के हालात लगेंगे, जो उसको जहाँ से वो इम्प्रेस होगा, जहाँ से उसके पास कंटेंट आएगा, जहाँ से उसको लगेगा कि ये चीज़ लिखनी चाहिए। जैसे हम टेल ऑफ टू सिटीज़ को पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ी एग्जाम्पल मिलती है। उस तरह से राइटर का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। यानी कि हिस्टोरिसिज्म के अंदर हिस्ट्री को जो है वो डायरेक्ट और अनडिनाइबल इम्पैक्ट कहा गया लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, न्यू स्टोरिसिज्म draws on insights from various disciplines such as history, anthropology, sociology and cultural studies to provide a holistic understanding of literature. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में देखा जाता है न्यू स्टोरिसिज्म जब वो डिफरेंट प्रोफेशंस जैसा कि हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और कल्चरल स्टडीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि किसी भी लिटरेरी वर्क की नज़रियाती स्टडी की जा सके, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को समझा जा सके। पावर डायनेमिक्स, इट फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग पावर रिलेशंस विद इन सोसाइटी एंड हाउ दे आर रिफ्लेक्टेड इन एंड शेप्ड बाय लिटरेचर। सोसाइटी में पावर रिलेशंस के तजिए पर फोकस किया जाता है और ये एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से किसी भी वर्क में वो रिलेशंस, वो पावर रिलेशंस, वो पावर डायनेमिक्स नज़र आते हैं। हर टाइम पीरियड की पावर रिलेशन किस तरह राइटर को और उसके वर्क को इम्पैक्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट जो है न्यू स्टोरिसिज्म में माइकल फॉकर्ट की थीरी से आया। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें पावर डायनेमिक्स की, तो जेन ऑस्टन का वर्क जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसको हम देख सकते हैं न्यू स्टोरिसिस्ट लेंस के साथ। अगर हम उसको देखें तो किस तरह से वहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर और जेंडर डायनेमिक्स जो हैं वो दिखाया गया है और किस तरह से कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है वो रिवील कर रहा है सोसाइटी की पावर को, स्ट्रक्चर को। उसके अंदर नॉवल के अंदर कैरेक्टर हैं वो किस तरह से सोसाइटल पावर और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शेप दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं टेक्सचुअलिटी। टेक्सचुअलिटी क्या है? टेक्सचुअलिटी मीन्स न्यू स्टोरिसिज्म किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को कम्प्लेक्स आर्टिफैक्ट समझता है, यानी कि इंसान की बनाई हुई मुश्किल चीज़ जो उसे उस टाइम की सकाफत और सकाफती गुफ्तगू की अक्कासी करता है, ठीक है। उसके अलावा रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है। इट्स चैलेंज द नोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड इंस्टेड रिकॉग्नाइज द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि कहा जाता है कि टोटली ऑब्जेक्टिव होकर नहीं लिखा जा सकता, कहीं ना कहीं राइटर की का जो सब्जेक्टिव पॉइंट है वो शामिल होता है। यानी कि कोई भी वर्क जो है वो सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड पर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर कोई भी वर्क नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हिस्ट्री जो है उसकी बेस पर लिखा जा सके, बल्कि राइटर की जो अपनी माइंड होता है, राइटर का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी एक वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। न्यू स्टोरिसिज्म में मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि वो तमाम आवाज़ें जिनको सप्रेस किया गया, दबाया गया, ठीक है, उन तमाम ग्रोहों को तलाश करता है, उनके तजर्बात को दरियाफ्त करता है और उनकी जो एक ट्रेडिशनल है उसके ऊपर नज़र रखता है। अगर हम इस एग्जांपल लें
तो हम देख सकते हैं सिल्विया प्लैथ की पोइट्री को पढ़ के कि किस तरह से उसका एक्सपीरियंस जो है वो एज अ वुमेन और उसकी जो स्ट्रगल है उसके मेंटल इलनेस के साथ हमें उसके वर्क के बारे में बताती है और लाइट डालती है मार्जिनलाइज पर्सपेक्टिव्स के ऊपर। आई होप आपको न्यू स्टोरिसिज्म की अच्छे से समझ आई होगी। आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको न्यू स्टोरिसिज्म की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।